यहां से हम लोग बात करेंगे आज। नया टॉपिक बिल्कुल है और टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में क्या होता है? इस तंत्र के बेसिकली दो अवयव है। इसके दो अवयव हैं। एक अवयव का नाम है सर्कुलेटरी ऑर्गन, परिवहन अंग, और दूसरे का नाम है ब्लड। दूसरे का नाम क्या है? ब्लड। मतलब क्या हुआ, एक अंग हो गया और एक ब्लड है। अंग में क्या क्या आएगा? तो अंग में बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें, आप लोग ये चार चीजें याद रखना। वो चार चीजें क्या क्या हैं? तो पहला इसमें आ जाएगा, डायग्राम से देख के समझोगे। पहला इसमें है आर्टरी, आर्टरी है। दूसरा इसमें आ जाएगा वेन। तीसरा इसमें आ जाएगा कैपिलरी, कैपिलरी। चौथा इसमें आ जाएगा हार्ट। हम इन पे पहले पढ़ेंगे। और दूसरा है यहाँ पे ब्लड है। ब्लड को हम लोग बोलते हैं मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ब्लड का बेसिकली दो घटक है। एक है इसका द्रव भाग, एक है इसका ठोस भाग। तो द्रव भाग में जो ब्लड का है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें आ जाएगा प्लाज्मा, इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और दूसरा जो भाग है, जो यहाँ पे ठोस भाग है, इसमें ब्लड सेल आ जाएगा। और ब्लड सेल को ही हम लोग बोलते हैं कॉर्पसल्स भी कहते हैं इसको। कॉर्पसल्स भी कहते हैं। और इसमें हमारा आ जाएगा तीन सेल है अलग अलग, आपको पता होगा सब लोगों को। आरबीसी एक, दूसरा आ जाएगा डब्ल्यूबीसी, ये भी सेल है। तीसरा आ जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी सेल्स का ही फ्रेगमेंट्स है, प्लेटलेट्स। अब रही बात, आर्टरी का हिंदी होता है धमनी, लिख सकते हो आप लोग। इसको क्या होता है? धमनी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सीरा, इसको बोलते हैं वाहिनी, और इसको बोलते हैं हम लोग हृदय। ठीक है, तो ये इसको आप लोग पहले इतना लिखो। परिवहन तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। परिवहन तंत्र में होता क्या है बेसिकली? तो याद रखना, आप शरीर के भीतर कुछ भी डालते हो, चाहे खाना डालो, चाहे पानी डालो, चाहे सॉल्ट डालो, चाहे एसिड डालो, कुछ भी अपने शरीर के भीतर लेकर के आते हो, वो आता है पेट में। पेट से क्या होगा? आंतों में जाएगा। आंतों में क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद, अवशोषित होने के बाद वो जाएगा ब्लड में ही जाएगा। कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। कुछ ऐसा भी चीज होता है जो पेट में नहीं आता है, जैसे सांस, सांस लेते हो फेफड़ा में आता है, पर फेफड़ा से कहां जाता है? तो जाता है ब्लड में ही जाता है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आता है कहीं बाहर से आपके शरीर में, वो वायरस बैक्टीरिया कहां जाता है? वो भी जाता है ब्लड में ही जाता है। आप इवन आग तापते होगे, कभी ठंडा का मौसम चल रहा है, आग के पास अपने हाथ को ले जाते हो, आप सेकते हो अपना हाथ, और गर्म क्या होता है? पूरा देह। क्यों गर्म होता है? क्योंकि ये कंडक्शन के माध्यम से जो हीट जो था ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल गया। तो आप सेकते हो हाथ, गर्म होता है पैर, गर्म होता है पीठ, गर्म होता है पूरा शरीर। तो हर वो चीज, पानी से लेकर के, सांस से लेकर के, भोजन से लेकर के, आग से लेकर के, जो भी आपके शरीर के अंदर आता है, शरीर के अंदर वो क्या होता है? घूमता है। वो पूरे सभी शरीर के सभी सेल तक वो चीजें जाता है और ले जाने का काम करता है ब्लड। और जिस मार्ग से जाता है, जिस रास्ते से जाता है, जिस पथ से जाता है, उस पथ का नाम, उस मार्ग का नाम, उस पैसेज का नाम, उस रास्ते का नाम क्या है? उसका नाम है परिवहन अंग। और उसके अवयव क्या क्या है? उसमें है आर्टरी, उसमें है वेन, उसमें है कैपिलरी, उसमें है हार्ट। अब सवाल है कि हम पहचाने कैसे
कि कौन मेरा आर्टरी है, कौन मेरा वेन है, कौन मेरा कैपिलरीज है और कौन मेरा हार्ट है। तो कुछ बातें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, कुछ बातें जो नहीं पहचानते होंगे, तो वो मैं बता देता हूं। तुम्हारा और हमारा सबका हृदय सबके अपने मुट्ठी के आकार का होता है। जिसका जितना बड़ा मुट्ठी है, मुट्ठी बांध के देख लो, तुम्हारा हृदय इतना ही बड़ा है। अब बताओ तो लड़कियों का हृदय बड़ा है कि लड़कों का हृदय बड़ा होता है? चाहे खून हो, चाहे दिल हो, चाहे वैसे आमतौर से पुरुषों का क्या होता है, बड़ा होता है। शरीर के लगभग अंग क्या होता है, पुरुषों में बड़े होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हाइट पे भी, डिपेंड करता है वेट पे भी। अगर हाइट वेट महिला का ज्यादा है, 6 फुट की महिला है और पुरुष कोई 5 फुट का है, तो उस पुरुष का अंग छोटा होगा उस महिला से जो 6 फुट की है। इस पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन का। आप लोग डायग्राम बनाइए मेरे साथ। सर्कुलेटरी ऑर्गन, परिवहन अंग में सबसे पहले हम लोग तीनों क्वेश्चन देखते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज। देखो जो आर्टरी है ना, इसका डायग्राम अगर हम यहां पे तुमको बना के दिखाएं, तो डायग्राम ऐसे समझो कि ये आर्टरी है, ये आर्टरी का डायग्राम है। ये मोटा है, ये इसका दीवार क्या होता है, मोटा होता है। दूसरा डायग्राम क्या है, वेन का डायग्राम है ये। वेन क्या है, पतला है, आर्टरी से दीवार इसका। और कैपिलरी का जो डायग्राम आएगा, ये बहुत ही बारीक हो जाएगा। कैपिलरी है ये कैपिलरीज है। तीनों में बेसिक डिफरेंस तो ये है। का दीवार बहुत मोटा है, एक का दीवार बहुत पतला है। अब इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें वाल्व होता है। इसमें क्या होगा, ऐसे एक वाल्व लगा हुआ होगा, तो यहां पे वाल्व होता है ऐसे। वेन में क्या है, वाल्व है। और वाल्व का रक्त का जो फ्लो होगा वो एक ही दिशा में होगा। यहां पे क्या होगा, ऐसे वाल्व होगा। ये वाल्व आर्टरी में भी नहीं है और कैपिलरी में भी नहीं है। तो यहां पे क्या है, ये वाल्व है ये। तो दो डिफरेंस तो यहां पे हो गया ये, कि थिक वॉल है, ये मोटी दीवार है इसका, लिख दो थिक वॉल। इसमें लिख दो थिन वॉल, पतली दीवार है इसका। वाल्व इसमें एब्सेंट हो गया, दूसरा हो गया वाल्व एब्सेंट हो गया। वाल्व क्या है, इसमें नहीं पाया जाता है। वाल्व इसमें पाया जाता है, वाल्व वेन में पाया जाता है और आर्टरी में वाल्व नहीं पाया जाता है। तीसरा डिफरेंस क्या यहां लिखोगे, जो आर्टरी में जो तीसरा डिफरेंस लिखना है, तो वो लिखो यहां पे कि इसमें रक्त क्या होता है, छर्रे के साथ निकलता है। रक्त का प्रवाह छर्रे के रूप में होता है। रक्त प्रवाह छर्रे के रूप में होगा। और यहां पे रक्त का प्रवाह सतत होता है। और रक्त प्रवाह सतत होता है मतलब लगातार होगा। यहां पे लगातार नहीं होगा। इसमें एक बार छर्रा से निकला फिर रुक जाएगा, फिर छर्रा से निकला फिर रुक जाएगा, फिर छर्रा से निकला फिर रुक जाएगा। पर इसमें रक्त प्रवाह क्या होगा, सतत होगा, निरंतर होगा, लगातार होगा। यहां पे सतत होता है ये। चौथा डिफरेंस क्या है आर्टरी और वेन में, तो आर्टरी में लिख दो यह रक्त को हृदय से दूर अंगों में ले जाता है। यहां लिख दो रक्त को हृदय से दूर, हृदय से दूर अंगों में ले जाता है। और वेन में लिख दो यह रक्त को अंगों से हृदय में लाता है। अंगों से हृदय में लाता है, ये हृदय में लाता है।
तो यहां पे याद रखना कि रक्त को हृदय से दूर अंगों में कौन ले जाता है, तो आर्टरी। और वेन में क्या है, अंगों से हृदय में रक्त को लाता है ये है वेन। और अब बात रही कैपिलरीज का। कैपिलरीज क्या करता है? कैपिलरीज में याद रखना यह आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम करता है, याद रखना यहां पे। यह धमनी को शिरा से जोड़ने का काम करता है। यह धमनी को शिरा से मतलब आर्टरी को वेन से, धमनी को शिरा से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करता है। और यह शरीर के सभी कोशिकाओं में, यह शरीर के सभी कोशिकाओं में पदार्थों का आपूर्ति करता है, लाने लाने का काम करता है। अब यहां समझो एक बार और। मैंने कहा अभी अभी कि धमनी शिरा क्या करता है। जैसे मान लो यहां पे है फेफड़ा, ये है हृदय, ये है शरीर का अंग, शरीर का अन्य अंग, शरीर का अन्य अंग है ये। जैसे मान लो किडनी हो गया, लीवर हो गया, या तुम्हारा पैर हो गया, कुछ भी हो गया। तो होता क्या, हृदय से अंगों में आएगा और अंगों से फिर हृदय में जाएगा। हृदय से जो अंगों में लाता है ब्लड को, वो क्या है, वो है धमनी। हृदय से जो लाएगा वो क्या है, धमनी। और अंगों से हृदय में जो ले जाता है वो क्या है, शिरा। वो क्या है, शिरा। अब रही बात अंगों में कि अब यहां से जो आगे जो अंगों में चले जाएगा, तो अंगों में जो सेल्स होंगे उस सेल्स के बगल से क्या गुजरेगा, तो ये ऐसे गुजरेगा कैपिलरी। सब ये होगा कैपिलरीज, ये सब है कैपिलरीज, ये अंगों से गुजर करके जा रहा है। वैसे ही हृदय से फेफड़ा में ले जाएगा, ये ले जाएगा। यहां से जो ले जा रहा है ये, याद रखना इसको, फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर हृदय में लाता है। तो एक बार फ्लो ऐसे होगा, एक बार फ्लो ऐसे होगा, एक बार फ्लो ऐसे हो रहा है, एक बार फ्लो ऐसे हो रहा है। फेफड़ा में क्यों जा रहा है? फेफड़ा में इसलिए जा रहा है कि ताकि रक्त शुद्ध, रक्त छन सके। यहां पे जो ब्लड है, ये ब्लड क्या है, ये प्योर ब्लड है, ये शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। ये रक्त क्या हो गया, ये अशुद्ध रक्त हो गया। तो इस बात को यहां पे याद रखना है कि ये रक्त क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया ये। अब हृदय में आया अशुद्ध रक्त। हृदय के दो भाग हैं यहाँ पे, एक भाग इस तरफ, इधर क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। इधर क्या अशुद्ध रक्त है, ये सब क्या अशुद्ध रक्त है ये। और इधर भी जाएगा अशुद्ध रक्त जाएगा, ये जा रहा है फेफड़ा में, शुद्ध रक्त जा रहा है ये जो रक्त जा रहा है ये अशुद्ध रक्त जा रहा है फेफड़ा में हृदय से। तो इसको याद रखना है आप लोगों को कि कौन रक्त अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। ये अशुद्ध रक्त। और अब यहां से स्प्रे क्या होगा, छन करके शुद्ध रक्त अब यहां आएगा। ये रक्त क्या, शुद्ध रक्त है ये। यहां भी रक्त क्या, शुद्ध ही है, ये भी शुद्ध रक्त है और ये भी शुद्ध रक्त है। तो एक तरफ हृदय में क्या होगा, शुद्ध रक्त बहेगा। तो बाएं तरफ शुद्ध रक्त है और दाएं तरफ क्या, अशुद्ध रक्त है। अब समझना यहां पे ये है
कि हृदय से बाहर अंगों में रक्त को कौन ला रहा है? तो ये ला रहा है आर्टरी। ये क्या है? आर्टरी है। ये क्या है? धमनी है ये। और कैसा रक्त को ला रहा है? शुद्ध रक्त को ला रहा है। शुद्ध रक्त का मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन युक्त। मतलब क्या होगा? यहाँ O2 क्या होगा? CO2 से ज्यादा होगा। और ये रक्त क्या होगा? चमकीला होगा, एकदम से चमकीला लाल होगा। ये चमकीला लाल होगा। अंगों में आया तो रक्त का जो ऑक्सीजन था उसका खर्च हो गया। अब खर्च होने के बाद क्या होगा? यहां पे समझना बात को गौर से। खर्च होने के बाद क्या होगा? खर्च होने के बाद O2 तो ले लिया, सेल में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, एटीपी बन गया, और बदले में CO2 बना। उस CO2 फिर से ब्लड मिल जाएगा और ये रक्त हो गया अशुद्ध। और ये है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ ये क्या है? जो अंगों से हृदय में ले जा रहा है। ये अंगों से हृदय में ले जाते उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीरा। ये क्या है? वेन है। ये क्या है? वेन है। और रक्त क्या है? यहां पे अशुद्ध रक्त हो गया। ये अशुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? CO2 का मात्रा क्या होगा? ज्यादा हो गया O2 से। और चमकीला के जगह पे क्या हो गया? ये एक रक्त क्या हुआ? चमकीला नहीं रहा, बल्कि ये धुंधला लाल हो गया। ये धुंधला या गंदा सा लाल हो जाएगा। धुंधला लाल हो जाएगा। अब यहां से फिर ये हृदय में आया। फिर हृदय से कहां पे जा रहा है? ये जा रहा है फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या जा रहा है? ये शुद्ध जा रहा है ये। और फिर फेफड़ा में क्या हुआ? जो CO2 है यहां पे छोड़ दिया। अब फेफड़ा से O2 क्या वो ले लिया, तो O2 वाला फिर से यहां पे आ गया और ये रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो बताओ तुम लोग, अगर ये वाला धमनी है यहां पे और ये वाला सीरा है, तो ये वाला धमनी होगा कि सीरा होगा? और ये वाला धमनी होगा कि सीरा होगा? तुम बताओ। ये अगर धमनी है, ये अगर सीरा है, तो ये क्या होगा? धमनी होगा कि सीरा होगा? और ये क्या होगा? धमनी होगा कि सीरा होगा? बताओ। जो हृदय से फेफड़ा में ले जा रहा है वो धमनी है कि सीरा? परिभाषा क्या लिखी हो? धमनी हृदय से रक्त अंगों में ले जाता है, तो फेफड़ा भी तो अंग है। सीरा कैसे होता है? ये भी धमनी होगा। और सीरा की परिभाषा क्या लिखी हो? कि अंगों से रक्त को हृदय में लाता है, तो ये क्या होगा? सीरा। अब एक बात देखो, ये सीरा क्या हो रहा है? ये शुद्ध रक्त को ला रहा है। और यहां पे जो सीरा लिखा हुआ है ये वाला, ये सीरा क्या हो रहा है? ये तो अशुद्ध रक्त को, ये वेन अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है। दोनों वेन में डिफरेंस क्या है? वैसे ही ये धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है फेफड़ा में। ये धमनी अशुद्ध रक्त को ला रहा है अंगों में। और ये धमनी अशुद्ध को ले जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस याद रखना है कि ये धमनी धमनी है, और ये जो धमनी है ये है फुफ्फुस धमनी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फेफड़ा में ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और ये भी सीरा सीरा है, और ये सीरा क्या है? फुफ्फुस सीरा है। ये सीरा क्या कहलाएगा? इसे हम लोग कहेंगे फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस सीरा में रक्त कौन सा होगा? शुद्ध। और सामान्य सीरा में रक्त क्या होगा? शुद्ध। सामान्य धमनी में रक्त क्या होगा? शुद्ध। फुफ्फुस धमनी में रक्त क्या होगा? शुद्ध। सामान्य धमनी रक्त को हृदय से अंगों में लाता है। फुफ्फुस धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। सामान्य सीरा रक्त को अंगों से हृदय में ले जाता है। फुफ्फुस सीरा रक्त को फेफड़ा से अंगों में लाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप इतना याद हो गया होगा। इतना बात समझ गए? ये 8 के आकार का है ये।
यहाँ पे क्या है, हार्ट है, यहाँ पे क्या है, लंग्स है, और यहाँ पे क्या हो गया, रखो, यहाँ पे क्या है, हार्ट है, यहाँ पे क्या है, लंग्स है, और यहाँ पे क्या है, बॉडी का अन्य अंग है। तो यहाँ से क्या लेके आ रहा है, धमनी के सिरा, शुद्ध रक्त लेके आ रहा है, धमनी हो गया ये, हृदय से दूर ले जा रहा है ना ये, और ये अशुद्ध रक्त को ले आ रहा है, तो कौन ले जा रहा है यहाँ पे, हृदय में। अब यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, इसको यहाँ से फेफड़ा में कौन ले जा रहा है, ये, और ये कौन सा ला रहा है, ये, इतना ही तो समझना है तुम लोग। यहाँ पे रक्त क्या है, शुद्ध। अब इसके बाद है, अब एक डायग्राम बनाइए आप लोग, हार्ट का डायग्राम बनाना है हम लोगों को, और समझना है हम लोगों को कि हार्ट कैसा दिखता है, कितना मोटा है, क्या है। ये देखो तो, अब देखो ये हृदय हम लोगों का है। हम लोग का हृदय क्या है, यहाँ पे दो कक्ष में बटा हुआ है, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड, ऐसे, एक ये साइड हो गया, एक ये हो गया राइट साइड, और ये हो गया लेफ्ट साइड। और ये अब यहां से चार अलग अलग चैम्बर में बटा हुआ है। अब कुल मिला के चार हो गए, ये भी राइट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया। ये हम लोग का हृदय है। तो हृदय क्या हुआ, बेसिकली हार्ट के विषय में हम लोग क्या क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं हार्ट बेसिकली क्या है, जो हमारे पास अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का जो हृदय होता है वो चार कक्षीय होता है, पहली बात। दूसरा, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं हृदय क्या है, ये फोर्थ चैम्बर का है, चार कक्षीय है। एक हृदय के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि हृदय में दो बार रक्त आ रहा है, दो बार हृदय से रक्त बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको है। चौथा, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो पूरा जो सिस्टम जो हम देख रहे थे, दो बार रक्त हृदय में आ रहा था, हृदय से रक्त दो बार बाहर जा रहा था, एकदम से बंद एक नली में हो रहा था सारा व्यवस्था, तो ऐसे परिवहन को बोलते हैं क्लोज परिवहन, बंद परिवहन तंत्र हम लोग का है ये। बंद परिवहन तंत्र है, चूंकि हृदय से नली, फिर फेफड़ा, फिर अंग, और एक रास्ते से होते हुए जा रहा था, आ रहा था, इसे कहेंगे बंद परिवहन तंत्र है यहाँ पे। पांचवा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब तक हृदय हम लोग का धड़क रहा है तब तक धड़क रहा है, तब तक शरीर चल रहा है, तब तक जीवन बना हुआ है। हृदय का धड़कना बंद, हृदय का चलना बंद, तो जीवन भी बंद हो जाएगा। और हमारे हार्ट के अलावा अन्य कई जीव जंतु भी होते हैं जिनमें भी हृदय होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, हड्डी वाले जंतु हैं जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में किसका हृदय कितने चैम्बर का होता है, तो पहला है फिश, मछली में जो हृदय होता है ये दो चैम्बर का होता है। ये हृदय क्या है, दो चैम्बर का, एक है इसमें, ऊपर वाला को बोलते हैं ऑडिकल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। यहां भी ये जो राइट है ये क्या है, ऑडिकल है ये भी क्या है, ऑडिकल है ये, और नीचे वाले जो दोनों दिख रहे हो चैम्बर, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ये है वेंट्रिकल, और ये भी क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय, और ऑडिकल को हिंदी में बोलते हैं आलिंद। तो हम लोगों में चार चैम्बर है। मछली में यहाँ पे क्या है, दो चैम्बर है, एक है ऑडिकल, एक है वेंट्रिकल। मछली के बाद आता है यहाँ पे एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब उभयचर। एम्फीबिया में जो हृदय होता है वो होता है दो चैम्बर प्लस एक चैम्बर, तीन चैम्बर का हो गया। यहाँ पे क्या है, ये है टू सी का मतलब हुआ दो चैम्बर, थ्री सी का मतलब हुआ तीन चैम्बर। इसके बाद आ जाएगा रेप्टाइल, सरीसृप आ जाएगा, रेप्टाइल सरीसृप, सांप आता है इसी में, मगरमच्छ वगैरह। यहाँ पे जो हार्ट होता है ये हो जाएगा चार चैम्बर, माने आम तो तीन चैम्बर होगा, रेप्टाइल में भी थ्री सी होगा, लेकिन कुछ इसका अपवाद भी है, इसके एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है,
एक्सेप्शन याद रखना। इसमें क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है ये क्या है, अपवाद है। घड़ियाल, गैबियली से बोलते हैं इसको, घड़ियाल, ये क्या अपवाद है। इन दोनों में क्या होता है, फोर्सी होता है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है। चौथा यहाँ पे मछली का हृदय, मतलब सॉरी पक्षी का, मतलब बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होगा, यहां भी हृदय क्या होगा, ये होगा 4 चैम्बर होगा। यहां भी ये फोर्सी हार्ट है पक्षियों में। और चौथा है मैमल्स तथा मैन। तो मैमल्स का मतलब स्तनधारी, मैमल्स एंड मैन। हम लोग मैमल्स भी हैं, और मैमल्स में हम लोग कौन से मैमल्स हैं, मैन हैं। तो मैमल्स का मतलब स्तनधारी, और स्तनधारी कई जीव होते हैं। हम लोगों में 4 चैम्बर हैं, और हम लोग का जो हृदय है सर्वाधिक कॉम्प्लेक्स है, सर्वाधिक जटिल है ये। ठीक है, तो हार्ट का धीमे धीमे उद्विकास की प्रक्रिया में विकास हुआ है, और मछली से होते हुए उभयचर, उभयचर से होते हुए सरीसृप, सरीसृप से होते हुए पक्षी, और पक्षी से होते हुए स्तनधारी, और स्तनधारी से होते हुए मैन। मनुष्य में हम लोग आए हैं। तो अलग अलग जीव जंतुओं में हृदय ऐसा होता है। जहां तक बात रही इन चारों में से किसका हृदय में शुद्ध रक्त है, किसमें अशुद्ध रक्त है, ठीक है, तो याद रखना तुम लोग, हम लोग के हृदय में भी शुद्ध है, अशुद्ध है, और ऐसे सभी जीव जंतुओं में कुछ हिस्से में शुद्ध होता है, कुछ में अशुद्ध होता है। हम लोग के हृदय की बात रहा तो हमारे हृदय के राइट साइड जो दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लड है ये क्या है, बेसिकली अशुद्ध है। और लेफ्ट साइड में क्या है, जो हमारा जो ब्लड है वो वास्तव में क्या है, वो है शुद्ध। ये ब्लड क्या है, ये है शुद्ध। और दोनों हृदय जो जो कक्ष है, इन कक्ष के बीच में यहाँ पे क्या लगा होता है, वाल्व लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे होता है एक वाल्व, ये 3 दांत वाला को बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और 2 दांत वाले को बोलते हैं बाइकस्पिड। ये यहाँ पे क्या है, वाल्व लगा हुआ है, गेट है ये। और ये गेट क्या करता है, ये गेट करेगा बेसिकली, ब्लड इधर से इधर तो आ सकता है, ये आने देगा, लेकिन ब्लड लौट के नहीं जा सकता, उल्टा उल्टा नहीं जा पाएगा। इधर से भी यही होगा, इधर से ब्लड इधर तो आ सकता है लेकिन उल्टा नहीं जा पाएगा। तो वाल्व क्या होता है, एक तरफा रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है, वाल्व 2 तरफा प्रवाह को विरोध करता है। ये हार्ट का ये काम हो गया। अब रही बात हार्ट में ही कुछ हमारे हृदय में देखोगे यहाँ पे एक कैसे ही हृदय काम कैसे करता है, हृदय का जो वर्किंग ये तो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, और अलग अलग जीव जंतुओं में टाइप हो गया। सवाल आता है कि हृदय काम कैसे करता है और उसके तरीके क्या हैं। तो इतना पहले आप लोग समझ लिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। अब है कि हार्ट कैसे क्रिया करता है, मैकेनिज्म। ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट, हेडिंग ना, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट। हृदय का क्रिया विधि, हृदय कैसे करता है ये, और इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि एक डायग्राम पहले मैं बनाऊंगा, पहले समझ लो आप लोग, फिर ड्रॉ करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखो, ये है हार्ट, ये इसका हो गया चैम्बर हो गया, ये हार्ट का चैम्बर हो गया। और यहां पे क्या है, वाल्व लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था अभी, यहाँ पे 3 दांत वाला वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे 2 दांत वाला वाल्व है, इसे कहते हैं बाइकस्पिड। ये वाल्व है हार्ट का। तो हार्ट का जो वाल्व है इसका नाम याद रखना, ये है बाइकस्पिड। इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व। और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे ठीक ऐसे ही हृदय में यहां पे एक बटन की तरह होता है, इस बटन का नाम है पेस मेकर या एसे नोड।
इसका नाम है पेस मेकर, या इसको बोलते हैं एसए नोड कहते हैं। एसए नोड का मतलब साइनो ऑडिकुलर नोड, साइनो ऑडिकुलर नोड। और यहां पे एक और है पल्स, ये लगा हुआ है, इसका नाम है एबी नोड, ये है एबी नोड। एबी नोड को हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये नाम पहले आप लोगों को यहां पे याद रखना होगा, एक हो गया साइनो ऑडिकुलर, एक हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो अब यहां से एसए नोड, इसका कॉमन नाम क्या है, पेस मेकर इसको बोलते हैं, कॉमनली जानते हैं पेस मेकर के नाम से, पेस मेकर कहते हैं। तो पेस मेकर से क्या होगा, यहां से पल्स क्या होगा, पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, यहां से करंट पैदा हुआ अचानक, ये करंट पैदा होगा, और ये करंट हृदय के सभी दिशाओं में क्या होगा, प्रवाहित होगा। यही करंट यहां से आके यहां पे गिरेगा, इस एसे से चला और एबी पे आके गिरा। और एबी नोड क्या है, आगे की तरफ ऐसे एक फाइबर से आगे की तरफ अटैच होता है, ये सारे फाइबर्स हैं और इन फाइबर से ये अटैच है ये, और ये फाइबर क्या, वो पूरे हार्ट में फैला हुआ है, ऐसे ये फाइबर पूरे हार्ट में फैला हुआ है ये। तो जो करंट पैदा हुआ था पेस मेकर पे या एसए नोड पर, वो करंट कहां गिरा, एबी नोड पे गिरा, और इस फाइबर से वो करंट क्या हुआ, प्रवाहित होना शुरू हो गया। तो वो करंट अब यहां से फ्लो करना शुरू कर दिया, और पूरे हृदय में ये करंट क्या हुआ, इसके माध्यम से पूरे हृदय में ये फैल गया। जैसे ही ये करंट फैलेगा हृदय में, उसके कारण झटका जो लगा हृदय को, उस झटके से क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन होगा। उस कारण क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, मतलब संकुचन हुआ, हृदय क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, संकुचित हो गया, ये हुआ संकुचन। अब हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या होता है, दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ हार्ट के अंदर जो ब्लड भरा हुआ वो ब्लड बाहर निकल आएगा। अब ब्लड के पास जाने का जरिया क्या है, पीछे तो लौट के जा नहीं सकता है, क्योंकि पीछे बाइस्पिड वाल्व जाने नहीं देगा, आगे जा नहीं सकता है। तो अब हार्ट के पास पीछे जा नहीं सकता है, तो इसके पास उपाय क्या है, यहां पे एक और वाल्व होता है जो यहां पे होगा ये, और एक यहां पे होगा, और ये जाएगा इधर आर्टरी के तरफ, ठीक है, ये जाएगा ऐसे आगे फेफड़ा की तरफ, ये ब्लड को ले जाएगा फेफड़ा में, और ये ब्लड को ले जाएगा अंगों में। तो ये होगा ब्लड, चूंकि उल्टा तो जा नहीं सकता है, तो ब्लड इधर जो भी ब्लड है, प्योर ब्लड है मान लो, ये प्योर ब्लड क्या हो गया, ये ब्लड गया इस तरफ, और इधर अगर ब्लड इम्प्योर है तो संकुचन करने क्या हुआ, ये ब्लड अब जाएगा इस तरफ, चाहे इम्प्योर ही क्यों नहीं। अब कॉन्ट्रेक्शन हुआ, एक बार करंट आया, करंट हार्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट कर गया, करंट का प्रभाव जैसे समाप्त हुआ, हार्ट रिलैक्स करना शुरू हुआ। जैसे से रिलैक्स हो ही रहा था, तब तक जैसे ही कंप्लीट रिलैक्स हुआ, तब तक में दूसरा करंट पहुंच गया फिर, और हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ये मतलब कॉन्ट्रेक्शन के बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन के ठीक बाद हुआ रिलैक्सेशन, इसके ठीक बाद क्या हुआ, हार्ट रिलैक्स किया, हार्ट क्या किया, रिलैक्सेशन हुआ, मतलब विकुंचन हुआ हार्ट का। और जब तक विकुंचन पूरा होते होते क्या हुआ, दूसरा वेव करंट का फिर आ गया, दूसरा वेव जैसे ही आया, हार्ट क्या हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स हो रहा है, तब तक में तीसरा वेव फिर आ गया, रिलैक्स हो ही रहा था, जिससे रिलैक्स पूरा हुआ, पूरा रिलैक्स होने के साथ ही तीसरा वेव आ गया करंट का, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, और इस प्रकार से एक पल्स पैदा हो गया। और उसी पल्स को बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, और इस साइकिल को बोलते हैं हार्ट साइकिल। ये क्या, हार्ट साइकिल, जैसे पलके झपकाते हो और उठाते हो आप, तो पलक का झपकना उठना, वैसे हृदय का सिकुड़ना और फैलना, या कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रेक्शन के समय को बोलते हैं हम लोग सिस्टोल बोलते हैं इसको है, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल बोलते हैं। और जब हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, बीपी मापते हैं, तो हम उसमें क्या मापते हैं, सिस्टोल बटा डायस्टोल मापते हैं।
स्टोल बटा डायस्टोल को मापते हैं, और सिस्टोल होता है 120 और ये होता है डायस्टोल होता है 80। ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला सिस्टोल भी बढ़ेगा और डायस्टोल भी बढ़ेगा, और बीपी अगर घटेगा तो 120 से नीचे आ जाएगा और 80 से भी नीचे आ जाएगा। तो अगर 110 और 70 है तो क्या है, लो बीपी है, और 150 और 90 है तो मतलब क्या हुआ, हाई बीपी है। और बीपी के कारण क्या होते हो तो हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। जैसे आप मुट्ठी को बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, खोलते हो। आप बंद किया, किसी ने डंडा मार दिया, मुट्ठी खुल गया, ठीक है। फिर मतलब खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, खुला हुआ बंद हुआ, आपने खोला, फिर डंडा मारे, बंद हो गया, खुला, डंडा मारे, फिर बंद हो गया। ऐसे ही करंट आया, झटका लगा, बंद हो गया, झटका लगा, बंद हो गया, झटका लगा, बंद हो गया, झटका लगा, बंद हो गया। बंद होने से पहले खुलता है हर बार। तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ये होते रहेगा लगातार, और इसको बोलते हैं हार्ट साइकिल। एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन के बीच में टाइम लगता है, वो लगता है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो इस बात को आप लोग को यहां पे याद रखना है, कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकंड। और इसी को बोलते हैं हृदय चक्र। हृदय काम कैसे करता है, मैंने बताया, ऐसे नोड पे करंट बनेगा, करंट आके कहां पे गिरा, एबी नोड पर, और एबी नोड से करंट फाइबर जो दिख रहा है इसका नाम है, जो पूरे हृदय में फैला हुआ हरा वाला, इसका नाम क्या है, पुरकिंजे फाइबर। इसका नाम क्या है, पुरकिंजे फाइबर। और इसी फाइबर से होते हुए करंट क्या हुआ, पूरे हृदय में फैलेगा। और जैसे ही हृदय में करंट फैला, हृदय का कॉन्ट्रेक्शन होगा, और कॉन्ट्रेक्शन के ठीक बाद हृदय रिलैक्स होगा, और रिलैक्स जैसे ही हुआ तब तक में दूसरा वेव आ गया करंट का दूसरा वेव आएगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स हुआ, तीसरा वेव आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ। और इस प्रकार से नॉर्मल आजीवन हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होते रहेगा, और आपके शरीर में ब्लड का प्रवाह होते रहेगा। और इस प्रकार से हार्ट का मात्र एक काम है, और वो काम क्या है, ब्लड को पंप करते रहना। इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्लड पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट क्या है, ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। और ये पंप आजीवन लगातार चलते रहता है। ये तो यहां तक बात समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो आगे है यहां से, जैसे मैंने कहा हार्ट बीट, कोई पूछता है क्या होता है। हार्ट बीट का मतलब हुआ, हार्ट जो बीट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉन्ट्रेक्शन प्लस एक रिलैक्सेशन, वन कॉन्ट्रेक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन, एक संकुचन और विकुंचन को हम लोग एक हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, हार्ट बीट कहते किसको है। और इतना सारा बात छोटे से दिमाग में, इसको याद रखना भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा तब भी क्या करोगे, पढ़ना तो है ही, तो समझना भी है और याद भी रखना है, छोड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, ठीक है। अब हार्ट बीट को हम लोग मेजर किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो हार्ट बीट को जो मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप। हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं वो है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर को बोलते हैं आला लगाया रहता है, स्टेथोस्कोप। ये डॉक्टर जो आला लगाया रहता है, डॉक्टर साहब अपने गर्दन पे रखे रहता है, वही क्या होता है, वो होता है स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है ना। और अगर मान लो हमने कहा कि भाई जो ब्लड प्रेशर है किसी का, तो ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं हम लोग हैं, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं हम लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर है। और तुम लोगों ने अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा होगा,
एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने होगा तुम लोग, ईसीजी, सुना है ना? यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये। इससे ठीक है ना, इसमें हम लोग हार्ट का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना, देखे होंगे किसी का हार्ट का सिग्नल से, ये है एक सिग्नल्स ऐसे, और मान लो ऐसे होगा हार्ट का पल्स, ऐसे होता है ना। और किसी किसी का पल्स अगर ऐसे से धड़क रहा और एकदम से ऐसे हो जाए, क्या हो गया? पल्स। हाँ, पल्स अगर ऐसे है तो क्या है ये? तो इससे हम लोग हार्ट का जो पल्स है वो सही से, उसका फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, सब मेजर करते इसमें है। और हृदय की स्थिति को पता करते हैं कि ठीक है, कि हार्ट का पल्स कैसा है, नॉर्मल है, रेगुलर है कि नहीं है, और बूढ़े का हार्ट है कि बच्चे का हार्ट है, ये सब से पता चलता है हम लोगों को कि बूढ़ा का है कि बच्चा का है कि जवान का है, बीमार हार्ट है कि स्वस्थ हार्ट है, ये पता करते हैं। मतलब हृदय की स्थिति का पता करते हैं, हृदय की कार्यकारी स्थिति का पता करते हैं, कार्यकारी स्थिति का पता करते हैं। कि ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा, विद्युत जो सिग्नल है संकेत के द्वारा, विद्युत संकेत के रूप, विद्युत संकेत के रूप में। तो विद्युत संकेत को हम लोग देखते हैं, क्या ग्राफ बनता है, और उस ग्राफ से हम लोग ये पता करते हैं कि भाई व्यक्ति का जो हार्ट है वो नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, अब तुमको कोई कोई सवाल भी आ सकता है कि इसी चीज से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। इससे ये पता कर सकते हो कि भाई हार्ट में जो ब्लड का सप्लाई है वो सही से हो रहा है कि नहीं, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, या हार्ट अटैक जो है किसी को हो गया है, हार्ट अटैक में क्या हुआ, कहीं कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, तो हार्ट अटैक होने वाला हार्ट है, बीमार हार्ट है, सारी समस्या होगा। तो वो तीन तरीके के हम लोग जांच करते हैं कि भाई आप हार्ट जो है वो अटैक हुआ हार्ट है तो उसमें ब्लॉकेज का पता हो जाएगा। हार्ट में अगर कोई रोग है तो उसके कारण कोई बाधा है तो वो भी पता कर सकते हैं हम लोग हैं। और तीसरा, हम लोग हार्ट बीट जो है, जो हृदय का धड़कन है, वो बहुत कम है कि बहुत तेज है कि वो अनियमित है। और चौथा, हम लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है एक, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का भी पता करते हैं इससे। ठीक है, तो इससे क्या क्या पता हो जाएगा, इसी चीज हेल्प करेगा हम लोग को कुछ चीजों को पता करने में। एक तो हार्ट बीट का सही से है कि नहीं है, तो हार्ट बीट का पता करते हैं। हार्ट अटैक, इसका पता करने के लिए ये भी बताएगा, ये हार्ट को डिजीज है, हार्ट डिजीज है तो हार्ट डिजीज का पता करने में बताएगा। और कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है एक, कोरोनरी हार्ट, CHD बोलते हैं इसको, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसका पता करने में। सवाल है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होता क्या है? कोरोनरी हार्ट डिजीज ये दिल का ही एक रोग है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें जैसे मान लो हमारा हार्ट है, ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ देखो, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या है, हमारा ही हार्ट है, ये चैम्बर तो चार है ही, पता ही सब लोगों को। अब हार्ट में यहाँ पे 4 चैम्बर है ये। अब इन 4 चैम्बर में होता क्या है कि हार्ट पूरे शरीर को रक्त सप्लाई कर रहा है, हार्ट पूरे शरीर को रक्त सप्लाई कर रहा है, पर हार्ट को भी कोई रक्त सप्लाई करने वाला कोई आर्टरी है, उस आर्टरी का नाम क्या है, ये आर्टरी है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। इसमें जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड से हृदय के का जो खुद का जो सेल है, चूंकि हृदय मान लो एक हृदय क्या है, गुहा की तरह एक कैविटी है, तो हृदय का दीवार है वो भी तो सेल से ही बना हुआ है। उस सेल को जो आर्टरी खाना पीना पानी सब पहुंचाता है, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरी में बहने वाला जो ब्लड होगा, इस आर्टरी के भीतर जो बहने वाला ब्लड है, ये ब्लड से पोषित कौन होगा, इस ब्लड से पोषित होगा हमारा हार्ट का सेल। इसमें जो ऑक्सीजन होगा, जो फूड होगा, वो ऑक्सीजन फूड हार्ट के सेल के लिए होगा। और इस आर्टरी का नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी।
कोरोनरी आर्टरी। अब इस आर्टरी में समस्या है, ठीक है, ये आर्टरी क्या होगा, पूरे हृदय में फैला हुआ होता है। हृदय के सभी कोशिकाओं को ये भोजन वगैरह पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही फैला रहेगा, ऐसे पूरे हार्ट में फैला होगा। पूरे हार्ट में ये क्या, ये फैला हुआ है ऐसे जाल की तरह, और इसी से हृदय के सभी भागों में ये जाएगा, भोजन जाएगा, ये जाएगा। इस आर्टरी में बहने वाला रक्त इस धमनी के भीतर, इस धमनी के भीतर प्रवाहित होने वाला रक्त, प्रवाहित होने वाले रक्त से हृदय के स्वयं का कोशिका, हृदय के स्वयं का कोशिका पोषित होता है, स्वयं का कोशिका पोषित होता है। स्वयं का कोशिका पोषित होता है मतलब उसे फूड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सब कुछ जो सेल की जरूरत होती है वो सब इसी के माध्यम से मिलता है। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, इसमें मान लो कोई क्लॉट बन जाता है, यहां पे जाकर कोई थक्का बन जाए, तो यहां पे मान लो यहाँ पे थक्का बन गया, या वसा अगर ज्यादा खाते हो तो इसी के भीतर क्या होगा, धीमे 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 एक काई सा जमना शुरू हो जाएगा। तो इसके भीतर अगर कोई काई सा जमना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे अगर कोई काई जमेगा तो आर्टरी का जो अंदर का जो व्यास है वो तो घट जाएगा। डायमीटर क्या हो, घट गया। डायमीटर अगर घट जाएगा तो बीपी बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। ब्लड का ये काई जम गया इसके भीतर, तो एरिया, अंदर का जो सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा, एरिया तो घट गया। एरिया क्या हुआ, घट गया। तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब बीपी बढ़ जाएगा तो संकुचन विकुंचन में समस्या होगा, हार्ट को सिकुड़ने और फैलने में समस्या होगा, सिकुड़ने और फैलने में समस्या होगा, मतलब संकुचन विकुंचन में समस्या होगा। और अगर सही से सिकुड़ेगा नहीं और सही से अगर फैलेगा नहीं तो ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि ब्लड क्या है, एक प्रकार का जलीय कंकाल का काम करता है। ब्लड का काम क्या है, ये जलीय कंकाल, ये है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का ये काम करता है, ये कंकाल का काम करता है, सहारा प्रदान करता है। सिर्फ हड्डियों के ढांचे पे हम खड़ा नहीं है, बहुत सारे अंग में जिनमें हड्डियां नहीं है उनमें तनाव कैसे पैदा होता है, तो उनके अंदर जो ब्लड बहता है उन ब्लड के कारण उनमें तनाव पैदा होता है, या वो अंग खड़ा हो पाता है। वैसे ही मैंने कहा कि हड्डी ने हमें एक आकार दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ हड्डी के कारण हम खड़ा नहीं है, बल्कि हम ब्लड के कारण भी खड़ा होते हैं। तो जब ब्लड का प्रभाव उन अंगों में नहीं होगा तो वो अंग क्या होगा, व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ब्लड का फ्लो तुम्हारे पैरों में ना हो, तुम पैर पे खड़ा नहीं हो सकते, तुम बल्कि तुम गिर जाओगे। इसलिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो अटैक में क्या, तो गिर जाता है व्यक्ति, क्योंकि ब्लड का फ्लो बाधित हो गया हुआ है, क्योंकि उसके कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण एक इसका जो व्यास है वो घट गया है और ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे कभी कभी भी होता है कि प्लेक जमा हो जाएगा पूरा सा, मोटा मोटा सा। अब इन प्लेक को हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगे तो हृदय का कार्यकारी क्षमता का प्रभावित होगा, हार्ट अटैक के दौरे आएंगे, तो हार्ट अटैक के दौरे पड़ेंगे, दिल का मरीज हो जाओगे। हार्ट अटैक से बच, ठीक है ना। हार्ट अटैक कारण क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। यहाँ क्या जमा हो रहा है, ये जमा क्या हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्यों जमा हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारा जंक फूड खाया है, एनिमल फैट खाया है, और आपके खाना में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन शामिल है। वसा वो अच्छा है जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला है। एचडीएल वसा हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है,
एलडीएल वसा हमारे लिए घातक होता है। एलडीएल वसा का मतलब हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वो होता है एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले वसा में। प्लांट सोर्स से कोई वसा लेते हो, समुद्री स्रोत से कोई वसा लेते हो, या पूफा या मुफा था, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो वसा हमारे लिए अच्छा है। सबसे अच्छा हमारे लिए अच्छा क्या है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये वसा क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है। ये समुद्री जो मछली उछली है उनसे प्राप्त होता है, ये समुद्री जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। ये वसा हार्ट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये क्या है, बेसिकली पूफा है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ये तो पूफा में आता है। इसको याद रखना है कि कभी भी जंक फूड से बचना चाहिए, मैक्सिमम बचना चाहिए। जो स्वाद के लिए है समझ लो नुकसान भी कर सकता है, हर बार स्वाद नहीं देखा जाता है। स्वाद देखने का उम्र होता है कि बच्चा बचपन में स्वाद देख ले, समझ ले, बुझ ले, लेकिन जब बड़े हो जाए, जब उनको समझाया जाता है कि अब ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसके बाद उसे परहेज भी करना चाहिए। और जो बच्चा परहेज नहीं करेगा उसे भोगना पड़ेगा दुष्परिणाम। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहो। तो ये होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है बाईपास सर्जरी। कोरोनरी हार्ट डिजीज का इलाज है मात्र एक, और वो है बाईपास सर्जरी। तुमसे 2 सवाल पूछेगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज से समस्या क्या होता है। समस्या होता है कि संकुचन विकुचन में बाधा हो जाता है। समस्या होता है कि हार्ट अटैक आ सकता है। समस्या होता है कि स्ट्रोक आ सकता है। समस्या होता है कि दिल में दर्द हो सकता है। समस्या होगा कि आपको चलने फिरने में आपको कपकपी शुरू हो जाएगी। तो इलाज क्या है, इलाज है बाईपास सर्जरी। इलाज क्या है, इलाज है कि हम जब भी वसा खाएंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को खाएंगे, या पूफा को खाएंगे, या मुफा को खाएंगे। इलाज क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देंगे, रेड मीट को नहीं खाएंगे, चिकन को खा लेंगे लेकिन रेड मीट कभी नहीं खाएंगे। शराब नहीं पिएंगे, खास करके रेड वाइन नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ताकि हृदय के सेल को अगर तुम ब्लड नहीं दे रहे हो और हृदय से उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हारे पूरे शरीर को ब्लड दे, ये कैसे इंसाफ होगा। ये तो हृदय को भी गंवारा नहीं होगा। तो वैसे में आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे बाईपास सर्जरी के लिए। और बाईपास सर्जरी में क्या होगा, हार्ट के अंदर, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी भी करना पड़ सकता है। हार्ट को बाहर लाना पड़ सकता है, उसके अंदर पाइप डाल करके, कैमरा डाल करके सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को, काई को छुड़ाना होगा। जैसे दीवार के ऊपर जंग लग जाता है, किसी लोहे के ऊपर लोहे को छुड़ाते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो जमरी है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, इसको उखाड़ उखाड़ के, खरोच खरोच के हटाना पड़ेगा, तोड़ तोड़ के। और उसी इलाज को हम लोग बोलते हैं बाईपास सर्जरी, जो कोरोनरी आर्टरी के लिए होता है। टेक्निकल भाषा में इस बीमारी का नाम क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी में जमा होने से होता है, तो उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब हुआ कि इसमें हार्ड हो जाना और हृदय का संकुचन विकुचन का बाधा होना, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो गया, तो वो टेक्निकल बातें तुम लोग उतना पूछ नहीं रहा है, आप लोग उतना में कहा जाओगे।